हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ट्यूटरपीडिया। ये है पार्ट 4 ऑफ यूजीसी नेट 2001 25 नवंबर के शिफ्ट 1 का कॉमर्स का पेपर, जिसका हम सॉल्यूशन अभी तक कर रहे थे। सो लेट अस कंटिन्यू द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं 32 क्वेश्चन से। 32 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड बेस फॉर मार्केट सेगमेंटेशंस। तो पहली चीज तो ये कि हमें मार्केट सेगमेंटेशन पता होना चाहिए। ये एक ऐसा मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स अप्रोच है, ठीक है। ये क्या है? एक मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स अप्रोच, ठीक है, in which a company divide their target market into smaller and more manageable groups, ठीक है। तो अब आपके पास जो बेसिस की हम बात कर रहे हैं, बेसिस हमारा क्या क्या हो सकता है? देखिए, कस्टमर हो सकता है, कस्टमर बेसिस हो आपका, ठीक है। और क्या बेस हो सकता है? कंपटीशन बेस्ड हो सकता है आपका। और हमने उसमें क्या पढ़ा है? प्रोडक्ट बेस्ड भी पढ़ा है हमने, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी इज नॉट द बेसिस, तो आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? एक ऐसा लीगल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन विच एक पार्टी प्रॉमिस करती है अनदर टू पे अ डेप्ट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। इसको हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रोमिसरी जो टैबलेट होता है, आपने कभी नहीं देखा हो तो मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर आपके पास जैसे फर्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है आई प्रॉमिस टू पे इतना 7,000 7 days after my marriage. On demand, I promise to pay B or bearer rupees 5,000. I promise to pay rupees 5,000 on C's that provided C lives with me enough money to pay that sum. नहीं, ये भी नहीं हो सकता। I acknowledge to be indebted to you for rupees 10,000 to be paid on demand for value received. तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हमने क्योंकि इसके अंदर एक्नॉलेज किया है, हमने प्रॉमिस किया है, जो भी हमारा ड्रॉयर या ड्रॉई है, ठीक है ना, कि हम इतना पे जो 5,000 है आपसे ओन करते हैं और विल बी ट्रांसफर जब भी आप डिमांड करेंगे उस चीज के लिए, है ना। तो इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन है क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड, ठीक है। क्वांटम मेरिट होता क्या है? पहली बात तो एज मच एज इज अर्नड। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है हमारे पास? एज मच एज इज अर्नड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? व्हेन वन पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम कंप्लीटिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस बाय द अदर पार्टी ही कैन sue फॉर क्वांटम मेरिट, ठीक है। एज अ रिजल्ट ही मस्ट बी कंपेंसेटेड फेयरली फॉर द पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट ही हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अ क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड, कब नहीं सक्सीड होगा? तो when an indivisible contract for a lump sum is partly performed, ठीक है, जब वो partly perform कर दिया जाता है, ठीक है। आगे आ जाते हैं अब हम। The first offense for infringement of copyright can be for a maximum of imprisonment for a term of, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर है 3 years and a fine of ₹2 lakh। अब पहली चीज तो ये कॉपीराइट एक्ट जो है आपके पास, कॉपीराइट एक्ट कौन से ईयर में? कॉपीराइट जो एक्ट है वो आपका लागू हुआ था 1957 के अंदर, ठीक है। और ये जो है प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। और ये एक ऐसा टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो प्रोटेक्ट करता है ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप वंस दे आर फिक्स्ड इन अ टेंजिबल फॉर्म, ठीक है। और सेक्शन 6 जो होता है इसका, इसी का ही सेक्शन 6 जो है ना, सेक्शन 63 ऑफ द एक्ट, आप ये कह सकते हो 63 ऑफ द एक्ट provides that any person who knowingly infringe, है ना,
the infringement of the copyright of a work or any other right conferred by this act will be punishable, shall not be, देखो imprisonment की अगर बात कर रहे हैं तो shall not be less than 6 month, ठीक है, imprisonment तो less than 6 month but may be extended to 3 years with a fine which shall not be less than rupees 50,000 but may extend to 2 lakh। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास क्या है, या मिनिमम आपको बोला हुआ है 6 मंथ, ठीक है, मिनिमम अगर यहाँ पे बात होती है, यहाँ मैक्सिमम की बात हो रही है ना, मिनिमम की अगर हम बात करें तो वो है 6 मंथ और उसमें अमाउंट कितनी है आपके पास 50,000 रुपीज की अमाउंट है, ठीक है, ये मिनिमम है, लेकिन मैक्सिमम पूछा हुआ है, मैक्सिमम विल बी 3 years एंड 2 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Next question is which one of the following condition does not constitute a valid agency by necessity, ठीक है। अब आपके पास ये है कि एजेंसी क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि एक लीगल रिलेशनशिप है वेयर वन पर्सन अपॉइंट अनदर टू ट्रांजैक्ट ऑन हिज ओन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एजेंसी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना, if the subject matter of the contract of the agency is lost, it cannot be a valid contract. It is absolutely necessary to have the subject matter in the agency. अब एक चीज देखिए आप, इसका डिस्ट्रक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पूछा हुआ है, तो अगर सब्जेक्ट मैटर का ही डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो हमारे पास एजेंसी रहेगी नहीं, इसलिए आंसर क्या है इसका 4th। अगला क्वेश्चन है 37, इफ एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया, द नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन दैट केस बी। पहली बात तो इसका आंसर है 40% ऑफ द इनकम फ्रॉम सच बिजनेस, ठीक है। अब रूल 8 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, रूल 8 जो होता है उसके अंदर हमारे पास आता है इनकम, ठीक है, इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके हिसाब से विद बिजनेस इनकम अकाउंटिंग फॉर 40% एंड एग्रीकल्चरल इनकम अकाउंटिंग फॉर द रिमेनिंग 60% की बात हो रही है ये पे, ठीक है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 60% will be considered as agricultural income and 40% जो होगी नॉन एग्रीकल्चर, तो मतलब ये टैक्सेबल होगी आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 38th क्वेश्चन हमें बोलता है AMT प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन। अब पहली बात तो AMT की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म इट स्टैंड्स फॉर अल्टरनेट मैक्सिमम टैक्स। क्या होता है ये, अल्टरनेट मैक्सिमम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन। अब हमें ये पता होना चाहिए, ये एक डिफरेंट टैक्स सिस्टम है जो कंपेल करता है सम टैक्स पेयर्स टू कंप्यूट देयर टैक्स बर्डन ट्वाइस, वंस अंडर स्टैंडर्ड इनकम टैक्स एंड अगेन अंडर AMT रेगुलेशन, और पे करना होता है हाईएस्ट अमाउंट, ठीक है। अब एप्लीकेबिलिटी क्या होती है इसकी, पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ AMT आपको बता देती हूँ, इसकी आपको करना है विच एवर ऑफ दी जो फॉलोइंग जो मैं लिख रही हूँ ना उसका हायर जो भी है, टैक्स लायबिलिटी, ये लिख लीजिएगा, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन जो इनकम टैक्स है उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर दिया, उससे एक अमाउंट आ गई, ठीक है। AMT जो होता है आपके पास कंप्यूटेड एट 18.5% ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम विच एवर इज हायर, है ना, वो हमारे पास AMT के टैक्सेबल होगा। ऑल राइट, तो आंसर है हमारा सेकेंड। 39th क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्या है। तो 39 जो क्वेश्चन है आपके पास, इट सेज X an employee of the private company gets 30,000 per month basic salary and is entitled to 1500 per month as entertainment allowances, है ना। तो अब आपको बोला हुआ है व्हाट, अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है एम्प्लॉय ऑफ द प्राइवेट कंपनी, व्हाट आर द डिडक्शंस अंडर 16 सबसेक्शन 2 फ्रॉम ग्रॉस सैलरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। इसका आंसर निल होगा,
ठीक है, कैसे होगा नील, ये मैं आपको समझा देती हूँ। पहली चीज तो ये जो हमें लर्न करना है 16 के अंदर, हमें मतलब सेक्शन 16 के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की बात हो रही है। ठीक है, अब है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर नॉट एलिजिबल फॉर द एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसीलिए मैंने बोलते ही प्राइवेट है। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट की बात भी करते हैं तो कितना होगा डिडक्टेबल, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो भी मैं आपको बता रही हूँ उसका लीस्ट होगा। पहला होगा 20% ऑफ बेसिक सैलरी निकाल दो। ठीक है, दूसरा होगा ₹5000 डिडक्शन, या फिर होगा अमाउंट ग्रांटेड एज एंटरटेनमेंट अलाउंस इन द अमाउंट ग्रांटेड एज एंटरटेनमेंट अलाउंस इन द फाइनेंशियल ईयर। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो भी हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविडेंट फंड इज अप्रूव्ड बाय द प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो ऑब्वियस सी बात है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक प्रोविडेंट फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट इज वॉलेंटरली एस्टैब्लिश्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टू सर्व लॉन्ग टर्म सेविंग्स। ठीक है, अगर हम एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 2% से 15% तक का। ठीक है, और एम्प्लॉयर भी रेज कर सकता है 2% से 15% तक का। ठीक है, अब रिकॉग्नाइज्ड क्या होता है, एनी एस्टेब्लिशमेंट विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ठीक है, और टू बी रिकॉग्नाइज्ड एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 20 और मोर मेंबर शैल इन्वेस्ट फंड्स, बात समझ में आ गई? ओके अच्छा, अगर हम स्टैट्यूटरी की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या है, इज मैनेज्ड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन, इसको बोलते हैं हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। और इसके ऊपर द इंश्योरेंस फंड एक्ट ऑफ 1925 इज एप्लीकेबल। और एम्प्लॉयर डोनेशन में भी टैक्स फ्री, वेयर एज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन आर टैक्सेबल इसके अंदर। अनरिकॉग्नाइज्ड विच इज नॉट अप्रूव्ड, which does not approve the provident fund scheme created by the employer and employee। और एक है आपके पास पीपीएफ। पीपीएफ क्या है, इंडियन सेविंग एंड टैक्स सेविंग मैकेनिज्म है, जो कि स्टैब्लिश किया गया था 1968 के अंदर। आई होप ये इनफ नॉलेज है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। ऑलराइट गाइज, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।